बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जी। इस टॉपिक का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। हम चूँकि प्रोकैरियोट्स का चैप्टर मुनैरा का पढ़ रहे हैं तो ये इस सिलसिले का लास्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर अब आप लोगों ने डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया को देखा था जब, तो हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जिक्र भी किया था। तो साइनोबैक्टीरिया बुनियादी तौर पर लार्जेस्ट और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप साइनोबैक्टीरिया है जो कि लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है। और इसको प्रीवियसली हम ब्लू ग्रीन एलजी के नाम से पुकारते थे और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है अक्सर कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लू ग्रीन एलजी आपके माइंड में होना चाहिए। अब इस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे साइनोबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे एंड देन finally we will discuss one example from the cyanobacteria, that is nostoc. आपके पास जो ब्लू ग्रीन एल्जी है या साइनोबैक्टीरिया है, दीज आर ट्रूली प्रोकैरियोट्स। इनकी बॉडी जो है ट्रू प्रोकैरियोटिक बॉडी होती है और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा, उसमें डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत डिफरेंट तरह की आपको शेप्स मिलेंगी, अपीयरेंस मिलेगी। आपके पास ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकती है। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये फिलामेंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ट्राइकोम्स की फॉर्म में भी हो सकती है। ट्राइकोम्स चेन ऑफ द सेल्स, यानी डिफरेंट सेल जो है जुड़ के एक चेन की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं और उसके इर्द गिर्द म्यूसिलिजिनस शीथ यानी जेली लाइक मटेरियल की शीथ मौजूद होगी। इसकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उससे रिजेंबल करती है, यानी वही सेल वॉल आप समझ लें इसके अंदर होती है। फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं और ये मूवमेंट कैसे करती है? आपके पास वाटर के अंदर गैस वेजिकल्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी मूवमेंट होती है और कुछ फिलामेंटस स्पीशीज जो ऐसी हैं वो तैरती फिरती हैं, ग्लाइड करती फिरती हैं उसके वाटर के सरफेस के ऊपर। जहाँ तक इसके साइज़ की बात है तो इसका जो डायामीटर है उसकी रेंज 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अब हम कुछ देख लेते हैं क्योंकि हमने शुरू में जिक्र किया है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो फोटोसिंथेसिस जब इसके अंदर होती है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलते जुलते हैं और यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक यानी प्लांट्स वगैरह से मिलते जुलते हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। उन डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। आपके पास इनका फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है यूकैरियोट से। क्यों रिजेंबल करता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है जो कि आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। और दूसरी क्या चीज़ है इसके अंदर? फोटोसिस्टम 2। यानी कि अगर आपसे पूछे तो कि क्यों रिजेंबल करता है इसका फोटोसिंथेटिक सिस्टम यूकैरियोटिक सेल से, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर 2 चीज़ों की मौजूदगी की वजह से ये रिजेंबलेंस आती है। एक है क्लोरोफिल ए की मौजूदगी की वजह से और दूसरा क्या है आपके पास? फोटोसिस्टम 2 की मौजूदगी की वजह से। अब आते हैं जी कि ये किस तरह की फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बुनियादी तौर पे इनके अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि ये पानी का इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर और उस दौरान जब वो पानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो इसको हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। जबकि बाकी आपने जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक पढ़े थे उसमें आपने देखा था हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल हुई थी और सल्फर रिलीज की गई थी, तो ये एक और डिफरेंस आ गया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर फाइकोबिलेंस नामी एक पिगमेंट भी मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस को। तो ऐसे तमाम पिगमेंट्स जो कि बुनियादी प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल वगैरह को हेल्प आउट करते हैं उनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो फाइकोबिलन यहाँ पर मौजूद होता है एज एक्सेसरी पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ मौजूद होंगे? ये सारी चीज़ें आपके पास मेम्ब्रेन से मौजूद होंगी और वो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। और लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में यहाँ पे रखनी है कि यहाँ पे जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं वो किसी प्लास्टिड में नहीं होंगी। इससे पहले आप लोगों ने सेल के चैप्टर में ये देखा था जब अपने क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आपके पास ग्रेना बनाती थी और वो कहाँ मौजूद थी? एक मेम्ब्रेन प्लास्टिड के अंदर मौजूद थी। उस प्लास्टिड को हमने क्लोरोप्लास्ट कहा था। यहाँ पर चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जो कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं और इनके अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी? यही पिगमेंट्स जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं जिनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मिलेंगे। और न सिर्फ ये चीज़ें मिलेंगी बल्कि इसके साथ कुछ आपके पास पार्टिकल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइकोबिलिजोम्स।
फाइकोबिलिजोम्स, जिनको हम सायानोजोम्स भी बोलते हैं। ये आप इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको फाइकोबिलिजोम्स दिखाई दे रहे हैं। फाइकोसायानिन नामी एक पिगमेंट जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। सायानिन का जहाँ भी वर्ड आएगा तो ब्लू कलर आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए। तो फाइकोसायानिन जो है ब्लू पिगमेंट जो है वो आपके पास फाइकोबिलिन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और इसी वजह से अब आप समझ सकते हैं कि इसको क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन तो इसमें फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट जो आपके पास क्लोरोफिल है वो हो गया, और ब्लू क्या है आपके पास, फाइकोसायानिन। दैट इज व्हाई इट वाज प्रीवियसली टर्म्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट भी किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। यहाँ इस फिगर में भी आप फाइकोबिलिजोम्स देख सकते हैं यहाँ पर, और ये अटैच हुआ है किसके साथ, आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, ये लाइट ग्रीन कलर की, और इसमें आपको यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है दैट इज फाइकोबिलिजोम्स, जिसके अंदर आपके पास फाइकोसायानिन मौजूद होगा। इसका एक और डिटेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आपको फाइकोसायानिन दिखाई दे रहा है, फाइकोएरिथ्रिन भी एक और पिगमेंट है जिसके साथ मौजूद होता है, और ये आप थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देख सकती हैं। और इसके अलावा एलोफाइकोसायानिन नामी पिगमेंट भी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फाइकोसायानिन का नाम इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करके बताना है आपको कि आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्यों कहलाती है। इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे ये ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। ये कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप एमसीक्यूज के हवाले से ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। फाइकोबिलिजोम्स क्या होते हैं, फाइकोसायानिन पिगमेंट क्या है, ठीक है, फिर ट्राइकोम्स क्या होते हैं, फिर इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए भी होती है और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए भी होती है, यानी ये जो लंबी लंबी चेन्स हैं ये टूट जाती हैं और फिर वो दोबारा से नए बॉडी को जनरेट कर लेती हैं, तो फ्रेगमेंटेशन भी इसमें होती है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हार्मोगोनिया मौजूद होते हैं, ए काइनेट्स मौजूद होते हैं, और हेट्रोसिस्ट मौजूद होते हैं। ये अभी हम नॉस्टॉक जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके अंदर इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास डिवाइड करता है। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे साइनोबैक्टीरिया के। अब कुछ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। मोस्टली आपके पास साइनोबैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है टू रिक्लेमेट दी एल्कलाइन सॉइल्स, यानी वो सॉइल जो जिनकी पीएच एल्कलाइन हो जाती है उसको दोबारा काबिल काश बनाने के लिए साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो हेट्रोसिस्ट होती हैं वो हेल्प करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करती हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं आपके पास एनवायरनमेंट में, चूँकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है इस वजह से। ऑसिलेटोरिया और कुछ अदर साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं एज पोल्यूशन इंडिकेटर, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इनका है प्रोटोजोआ के साथ, फंजाई के साथ, और मुख्तलिफ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज़ हैं उनके साथ, और एंजियोस्पर्म्स के साथ भी। फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स जो हैं मोस्टली लाइकन्स की एसोसिएशन इनमें आपको दिखाई देगी। आपको पता है लाइकन्स क्या है, लाइकन्स में आपके पास फोटोसिंथेटिक पार्टनर एक होता है एल्गी और दूसरा आपके पास फंजाई होता है, दोनों मिलके जो एसोसिएशन बनाते हैं उसको हम लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर के तौर पे भी एक्ट करते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी इस्तेमाल होती है। ये याद रखिएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो नॉर्मल एल्गी है, जो आप आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगी, नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें प्रोटिस्टा, उसके अंदर वो होगी, वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं प्योरली, और मुनारा से बिलोंग करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, ये आपने अपने माइंड में क्लियर चीज़ रखनी है। तो आपके पास जनरली जो एल्गी होती है उसके अलावा आपके पास लाइकन्स में फोटोसिंथेटिक पार्टनर के तौर पर साइनोबैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं। बहुत सारी स्पीशीज, तो कुछ फ़ायदे हो गए ना, ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से भी पॉइंट आउट इसको कर लीजिएगा।
बुलेट्स की फॉर्म में आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी। लाइक MCQs में पूछ सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज एज डैश, नीचे ऑप्शन दिए हो सकते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब कुछ देख लेते हैं कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि बहुत सारी स्पीशीज जो साइनोबैक्टीरिया की हैं वो अनप्लेजेंट स्मेल कॉज करती हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा तादाद में कहीं जमा हो जाता है किसी जौहर में या कोई बड़ी बड़ी दरिया वगैरह है तो उसके ऊपर आपको अनप्लेजेंट ग्रोथ मिलेगी, स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी और तैरती भी आपको ये दिखाई देगी। और वो पानी आप ज़ाहिर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनफिट होता है वो कंजप्शन के लिए, और उसमें टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से जानवर जो उस पानी को पीते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और जो फिशेज़ वगैरह मौजूद होती हैं उसकी भी डेथ हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली फैलना शुरू हो जाते हैं पानी में या किसी भी वाटर बॉडी में तैरना शुरू हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में, इनको हम क्या बोलते हैं बेटे? वाटर ब्लूम्स, ठीक है। तो अक्सर पेपर में पूछते हैं व्हाट आर वाटर ब्लूम्स, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट आर वाटर ब्लूम्स। अब हम कुछ एक और इसकी एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये एज अ फूड भी इस्तेमाल होती है, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पास कुछ मखसूस स्पीशीज जो इसकी एज अ फूड इस्तेमाल होती हैं उनको हम सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये काफ़ी एक्सपेंसिव फूड्स कम है, यानी जो तैरती हुई चीज़ होती है ऊपर उसको हम स्कम बोलेंगे पानी के ऊपर, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इसके अंदर सिंगल सेल साइनोबैक्टीरियम इस्तेमाल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है अपनी खुराक खुद ही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और ये कंप्लीट होल फूड यानी इसको एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास 60% प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं एक परफेक्ट बैलेंस के साथ। तो इसकी बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, प्रोटीन में रिच है ये तो बता ही दिया, एंटी एजिंग है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एलर्जिक भी है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉस्टॉक को। नॉस्टॉक एग्जांपल है आपके पास साइनोबैक्टीरिया की। नॉस्टॉक का जो हैबिटेट है बुनियादी तौर पर ये आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिलेगी और सब एरियल साइनोबैक्टीरियम के तौर पे भी आप इसको कंसिडर करते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके पास एल्कलाइन सॉइल्स में मिलेगी, आपको मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर मिलेगी, क्लिफ्स के ऊपर मिलेगी, और मोस्टली ये जेली लाइक मैस बनाती है जिसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स एम्बेडेड होते हैं। आप देख सकते हैं जेली लाइक मैसेज हैं और इसके अंदर छोटे छोटे फिलामेंट्स मौजूद हैं और वो एम्बेडेड हैं इसके अंदर। तो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉस्टॉक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपने देख लिया है कि आपके पास ये बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जब हम देखते हैं तो आपको बहुत सारे फिलामेंटस ट्राइकोम्स दिखाई देंगे जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, और इंडिविजुअल सेल्स जो हैं इसके बुनियादी तौर पर स्फेरिकल होते हैं, लेकिन कुछ जो सेल्स हैं वो बैरल शेप, कुछ लंबे लंबे भी हो जाते हैं, लंबूतरे भी हो जाते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। तमाम सेल्स जो हैं आपके पास ट्राइकोम के अंदर वो मोस्टली सिमिलर होते हैं, एक जैसे आपको दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन कुछ कुछ वक्फों के बाद आपको इंटरवल्स के ऊपर कुछ मखसूस तरह के सेल्स जो हैं वो लार्ज दिखाई देंगे। जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कुछ सेल्स इन लार्ज हैं यहाँ पर काफ़ी, और राउंड होते हैं, वो गोल से होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, लाइट येलो कलर के, उनकी वॉल थिक होती है। इन सेल्स को आप क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट्स, ठीक है। अब ट्राइकोम्स जो हैं मोस्टली वो हेट्रोसिस्ट के करीबी एरियाज में ही टूटते हैं और हॉर्मोगोनिया बना देते हैं, और इससे फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प मिलती है। रिप्रोडक्शन कैसे होती है जी आपके पास नॉस्टॉक के अंदर? तो एक बात याद रखिए कि देयर इज़ नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, इसके अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कैसे? इसके अंदर हार्मोगोनिया बनते हैं, और हार्मोगोनिया जो हैं आपके पास वो कैसे बनते हैं? ये जब फिलामेंट जो है आपके पास ब्रेक करता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इनटू सिमिलर पीसेस, और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास डेथ और डिके का अमल शुरू हो जाता है ऑर्डिनरी सेल्स के अंदर या हेट्रोसिस्ट के अंदर। समटाइम्स ब्रेकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये टूट जाता है मुख्तलिफ जगहों से, ठीक है। तो उसको आप हार्मोगोनिया बोलेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो एकाइनीट की वजह से भी होती है समटाइम्स। एकाइनीट्स क्या हैं? एकाइनीट बुनियादी तौर पर थिक वॉल आपके पास इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स हैं, यानी नॉर्मल जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनकी वॉल जब थिक हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खुराक का ज़ख़ीरा
एक्यूमुलेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे फिर वो फोटोसिंथेटिक सेल नहीं रहते, वो रेस्टिंग सेल्स बन जाते हैं। उन सेल्स को हम उस टाइम पे एकाइनेट्स बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि अब वो रेस्टिंग सेल्स हैं, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो मोस्टली एकाइनेट्स रहेंगे, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो यही एकाइनेट सेल्स जो होते हैं ये आपके पास नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और नया फिलामेंट रेडी हो जाएगा। तो आपके पास हेट्रोसिस्ट जो होती है वो तो आपने पढ़ा था कि थोड़ी सी येलो कलर की होती है, थोड़ी सी लार्ज होती है, राउंड शेप की होती है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। जबकि एकाइनेट जो है वो आपके पास नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स ही जब ज़ख़ीरा कर लेते हैं फूड का और उसकी वॉल थिक हो जाती है तो वो रेस्टिंग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम एकाइनेट्स बोलेंगे। यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस दिखाई हुई हैं आपको उसकी ग्रोथ की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेट्रोसिस्ट जहाँ से टूटती है तो फिर जो नेक्स्ट आपके पास जो फिलामेंट्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे उसको हम हार्मोगोनिया बोलेंगे। That was all about the nostoc and blue green algae. होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एंड नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो हेट्रोसिस्ट, हार्मोगोनिया, एकाइनेट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के हवाले से भी और उसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन टर्मिनोलॉजीज़ की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो विद डायग्राम जो है ना आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। Take care. See you in the next lecture. Allah Hafiz.